हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज में देखने वाले हैं हिस्ट्री की 19 क्लास, जो कि टॉपिक होने वाला है हमारा शाहजहां। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं शाहजहां और उसका शासनकाल। तो शाहजहां का जो शासनकाल था वो 1628 से 1658 ईस्वी तक था। आइए देखते हैं इसका जन्म कब हुआ था। तो शाहजहां का जन्म हुआ था 5 फरवरी 1592 में हुआ था। और इसका शासनकाल कब से कब तक था? इसका शासनकाल था 1628 से 1658 तक। और इसकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 22 जनवरी 1666 को हो गई थी। 1666 को इसकी मृत्यु हो गई थी। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि शाहजहां से पूछी जाती है। तो इसके बचपन का नाम जो था वो खुर्रम, एवं इसका जो पूरा नाम था वो शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि इसके बचपन का नाम खुर्रम था और इसके बाद इसका जो नाम पड़ा उसका पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां था इसका पूरा नाम। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। इसकी माता का नाम जो था वो जगत गोसाई, और जिसे हम जोधाबाई के नाम से जानते हैं, उनका नाम ये था। तो आप इन दोनों चीज़ों को याद रखेंगे कि शाहजहां का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां था और इनकी माता का नाम क्या था? जगत गोसाई, जिन्हें हम जोधाबाई के नाम से जानते हैं। ये इनका पूरा नाम था इसकी माता का। फिर आगे देखते हैं। जगत गोसाई जोधाबाई बुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान ए सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जगत गोसाई जोधाबाई बुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान ए सानी की उपाधि प्राप्त सिंहासन पर बैठा। शाहजहां के द्वारा दिल्ली के पास शाहजहानाबाद नगर स्थापित किया गया था। आइए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें। जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहां दक्षिण में था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जहांगीर की मृत्यु के समय जो शाहजहां था वो दक्षिण में था। शाहजहां के ससुर आसफ खां एवं दीवान अबुल हसन ने खुसरो से लड़के द्वार बख्श को सिंहासन पर बिठा दिया था। शाहजहां ने द्वार बख्श की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया और द्वार बख्श को बलि का बकरा कहा जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। आइए देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो शाहजहां से पूछी जाती हैं। तो वो है, शाहजहां का विवाह जो है वो 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री, जिनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, से हुआ था। तो आप इसको याद रखेंगे कि शाहजहां का विवाह जो है वो 1612 में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जो जहांगीर की पत्नी नूरजहां की भतीजी थी। अर्जुमंद बानो बेगम को आगे ही चलकर मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसे याद रखेंगे कि अर्जुमंद बानो बेगम को ही आगे चलकर मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। शाहजहां और मुमताज महल के 4 पुत्र और 3 बेटियां थीं। पुत्रों का नाम औरंगजेब, मुराद बख्श और दारा शिकोह और शुजा था। तो आपने देखा कि जो शाहजहां है उसके 4 पुत्र कौन-कौन से थे? तो औरंगजेब था, फिर मुराद बख्श था, फिर दारा शिकोह और शुजा था। तो ये 4 पुत्र जो थे वो शाहजहां के पुत्र थे। फिर आगे देखते हैं। 1631 में मुमताज की मौत के पश्चात शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के किनारे मुमताज की याद में ताजमहल की नींव रखी, जो 1653 में जाकर पूरा हुआ। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि 1631 में मुमताज महल की नींव रखी गई, जिसे हम ताजमहल के नाम से जानते हैं, और ताजमहल में ही मुमताज को दफन किया गया था। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आइए अब देखते हैं शाहजहां काल में आए कुछ विदेशी नागरिक। तो आप इस चीज़ को याद रखिए, शाहजहां काल में आए कुछ विदेशी नागरिक, जिनमें पहला है पीटर मुंडी। तो पीटर मुंडी जो है वो इतालवी यात्री था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि पीटर मुंडी जो है वो इतालवी यात्री था। फिर अगला है फ्रांसिस वर्नियर। फ्रांसिस वर्नियर जो था वो एक फ्रांसीसी चिकित्सक था, मतलब कि फ्रांस का डॉक्टर था। फिर अगला आता है निकोलाओ मनुची। तो ये भी एक इतालवी यात्री था और यह दारा शिकोह की सेना में तोपची था। बाद में इसे चिकित्सक बना दिया गया था। फिर अगला आता है जीन वेपिट्स वर्नियर, जो कि एक फ्रांसीसी यात्री था। इसने भारत की 6 बार यात्रा की। पेशे से ये जौहरी था। इसने अपने यात्रा वृत्तांत का विवरण ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक में दिया है। फिर अगला आता है मेंडेस्लो। तो मेंडेस्लो जो है वो शाहजहां काल में अल्प समय के लिए भारत आया था। तो ये सभी जो है वो भारत आए थे विदेशी नागरिक हैं। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे जो शाहजहां काल में भारत आए थे। जैसे पहला है पीटर मुंडी, फिर अगला है फ्रांसिस वर्नियर, फिर निकोलाओ मंची, अगला है जीन वेपिट्स ट्रे वर्नियर, फिर उसके बाद है मेंडेस्लो। तो ये सभी जो लोग हैं वो शासनकाल में आए थे। किसके? तो शाहजहां के शासनकाल में ये भारत आए थे। फिर आइए आगे देखते हैं शाहजहां की
धार्मिक नीतियाँ। तो शाहजहाँ ने कुछ धार्मिक नीतियाँ बनाई थी, वो क्या है? तो वो हम देखेंगे। शाहजहाँ ने सिजदा एवं पैबोस, जिसे हम पैबोस के नाम से जानते हैं, प्रथा को समाप्त कर चराह तस्लीम प्रथा की शुरुआत करी थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि शाहजहाँ की धार्मिक नीतियों में शाहजहाँ ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा को समाप्त कर चराह तस्लीम प्रथा की शुरुआत की थी। शाहजहाँ ने इलाही संवत को समाप्त कर हिजरी संवत चलाया था। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि शाहजहाँ ने इलाही संवत को समाप्त कर हिजरी संवत चलाया था। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया, जिसे बाद में काशी के कविनाचार्य की प्रार्थना पर तीर्थकाय कर समाप्त कर दिया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया था, इसे बाद में काशी के कविनदाचार्य की प्रार्थना पर तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया गया था। चौथा है हमारा फैक्ट, क्योंकि ये खंबात में गोवध निषेध कर दिया था। अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर का जो है जीर्णोद्धार करवाया गया था। फिर अगला पांचवा फैक्ट है, झरोखा दर्शन, तुलादान एवं हिंदू राजा के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा को बंद नहीं किया गया। शाहजहां ने नए मंदिर बनवाने पर रोक लगा दी एवं निर्माणाधीन मंदिरों को तोड़ दिया गया था। फिर अगला है छठवां, आगरा को गिरजाघरों को तुड़वाया था। जो आगरा में गिरजाघर है उसको तुड़वा दिया था शाहजहां ने। फिर अगला है, हिंदू लड़का एवं मुस्लिम लड़की की शादी पर प्रतिबंध लगा दिया था शाहजहां के शासनकाल में। तो ये कुछ धार्मिक नीतियां थी जो कि शाहजहां ने अपने शासनकाल में लागू किया था। तो आप इस चीज को भी याद रखेंगे। आइए देखते हैं इसके काल में कुछ स्थापत्य कला, मतलब कि शाहजहां काल में जो शाहजहां था उसके टाइम पीरियड में कौन कौन सी चीजें जो है वो भारत में हुई थी। तो शाहजहाँ के शासनकाल में स्थापित कला और सांस्कृतिक दृष्टि से स्वर्ण युग माना जाता है। शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में कई प्रसिद्ध इमारतें जो हैं वो बनवाई थी, जिनमें आगरा में स्थित ताजमहल है, दिल्ली का लाल किला है और दिल्ली में ही स्थित जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद हो गया, आगरा के किले में स्थित दीवाने खास, दीवाने आम, मुसमन बुर्ज, लाहौर में स्थित शालीमार बाग, फिर शालामार गांव में स्थित शीश महल और काबुल, कंधार, कश्मीर और अजमेर आदि में कई महल जो हैं वो बनाए, कई महल, बगीचे आदि और कई इमारतें जो हैं इन जगहों पर बनाया था। शाहजहां ने लाहौर में रावी नहर का निर्माण भी कराया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि शाहजहां के काल में कई सारी इमारतें बनी, कई सारी कला में उस इसे स्वर्ण युग माना जाता है। ये स्थापत्य कला और संस्कृति का जो देखा जाए तो उसे स्वर्ण युग माना जाता है शाहजहाँ के काल में। इसने बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने काल में बनवाई थी, जैसे आगरा में स्थित ताजमहल हो गया, दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद हो गया, आगरा की मोती मस्जिद हो गई, आगरा के किले में स्थित दीवाने खास हो गया, दीवाने आम हो गया, मुसमन बुर्ज हो गया, लाहौर में स्थित शालीमार बाग हो गया, फिर शालामार गांव में स्थित शीश महल हो गया और काबुल, कांधार, कश्मीर और अजमेर आदि में कई महल, बगीचे और कई इमारतें जो है वो शाहजहाँ ने अपने टाइम पीरियड में बनवाया था। आइए अब देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें। आगरा के किले के अंदर जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ बेगम, जिसे शाहजहाँ की पुत्री ने करवाया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि आगरा के किले के अंदर जो जामा मस्जिद है वो किसने बनाया था? तो शाह आरा बेगम ने बनाया था, जिसे हम शाहजहाँ की पुत्री के नाम से जानते हैं। ये अगला इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं शाहजहाँ के बारे में। तो शाहजहाँ के दरबार में पंडित जगन्नाथ राजकवि हुआ करते थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि पंडित जगन्नाथ राजकवि हुआ करते थे शाहजहाँ के दरबार में, जिन्हें जगन्नाथ पंडिताराज के नाम से भी जाना जाता था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, जो पंडित जगन्नाथ कविराज हुआ करते थे, जिन्हें जगन्नाथ पंडितराज के नाम से भी जाना जाता था, जो गंगा लहरी की रचना करी थी, जिन्होंने गंगा लहरी की रचना जिन्होंने करी थी। यह एक उच्च कोटि के कवि सम्मेलन व साहित्यकार भी माने जाते थे। आइए अब देखते हैं उत्तराधिकार के लिए युद्ध। तो शासनकाल में उत्तराधिकार के लिए भी युद्ध काफ़ी सारे हुए थे। जैसे शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, जैसे दारा शिकोह, शाहजहाँ, औरंगजेब और मुराद बख्श। तो इन सभी में जो है वो युद्ध चला करता था कि अगली बार जो कौन गद्दी पर बैठेगा, कौन शासन करेगा शाहजहाँ के बाद। तो इसी तरह से ये युद्ध चला करते थे। शाहजहाँ ने अपने पुत्र दारा शिकोह का अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जिसने अन्य 2 पुत्र ने विद्रोह कर दिया था। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि शाहजहाँ ने अपने पुत्र दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, मतलब शाहजहाँ के बाद गद्दी पर वही बैठेगा, वही शासन करेगा, कौन? दारा शिकोह। जिससे कि बाकी की जो पुत्र थे, 3 पुत्र, वो नाराज़ हो गए थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। उस समय शाहजहाँ के अन्य पुत्र निम्न स्थानों पर सूबेदार हुआ करते थे, जैसे कि शाहजुआ जो है वो बंगाल का सूबेदार था, मुराद बख्श जो है वो गुजरात का सूबेदार था, दारा शिकोह जो है वो पंजाब का था और औरंगजेब जो है वो दक्षिण भारत का सूबेदार बन गया था। आइए अब देखते हैं कि शाहजहाँ का शासन और उसका राज्याभिषेक
जो शुरुआत हुई थी वो कैसे हुआ था। तो शाहजहाँ ने अपने पिता सम्राट जहांगीर की मृत्यु के बाद 1628 में मुगल सिंहासन पर चढ़ा। उसने सिंहासन रूढ़ होने के बाद उनके भाइयों के बीच सत्ता के संघर्ष हुए। मतलब कि कौन आगे जाके गद्दी पर बैठेगा, इनके भाइयों के बीच में आपस में संघर्ष हुए, जिसमें कि वह विजयी हुआ। कौन विजयी हुआ? तो शाहजहाँ इसमें जीत गया। सम्राट बनने पर वो खुर्रम शिहाब उद्दीन मोहम्मद ने शाहजहाँ की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है दुनिया का राजा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि खुर्रम जो कि शाहजहाँ का ही नाम था, शिहाबुद्दीन मोहम्मद ने शाहजहाँ की उपाधि धारण की, इसका अर्थ है, शाहजहाँ का अर्थ है दुनिया का राजा। उनका राज्य अभिषेक समारोह एक भव्य आयोजन था जो मुगल शाही अधिकार और वैभव को निरंतरता का प्रतीक था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। अगला है, शाहजहाँ ने अजमेर शरीफ की दरगाह का पुनर्निर्माण कराया था, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की समाधि थी और एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि शाहजहाँ ने अजमेर शरीफ की दरगाह का पुनर्निर्माण कराया, जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की समाधि थी और वो एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी बन गया। फिर अगला है, शाहजहाँ के शासनकाल में जड़ाऊ कला या फिर पिटेरा दूरा का विकास हुआ, जिसमें संगमरमर की कीमती पत्थरों की जड़ाई की जाती है। यह कला ताजमहल जैसी इमारतें में प्रमुख रूप से देखी जा सकती है। अगला देखते हैं, शाहजहाँ ने मुमताज महल के नाम पर आगरा में एक इमारत बनवाई, जिसे मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। अब वो लाल किले का एक हिस्सा है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि शाहजहाँ ने मुमताज महल के नाम पे आगरा पर एक और इमारत बनवाई, जिसे मुमताज महल के रूप में जाना जाता है, जो कि अब लाल किले का ही एक हिस्सा बन गया है। फिर अगला देखते हैं, शाहजहाँ के शासनकाल में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चला करते थे, काफ़ी प्रचलित थे और उन पर फारसी भाषा में लिखा होता था, जिसमें राजा का नाम और तारीख अंकित होती थी। तो वो उसमें फारसी भाषा में क्या लिखा होता था? उस राजा का नाम जिसने उस सिक्के को चलाया है और उसपे तारीख लिखा होता था। फिर अगला आता है हमारा, शाहजहाँ ने अपनी बेटी शाह आरा बेगम के लिए नूर महल बनवाया था, जो मुगल स्थापत्य कला का एक और उत्कृष्ट उदाहरण है। आइए अब देखते हैं कि शाहजहाँ के अंतिम दिन में उसकी स्थिति कैसी थी, मतलब उसकी मृत्यु कब हुई थी। तो आइए देखते हैं शाहजहाँ की मृत्यु। तो ये 22 जनवरी 1666 को, जब वो 74 वर्ष की आयु में कई सप्ताह तक चली बीमारी के बाद हुई। मतलब कि वो बीमार था, 74 वर्ष की आयु में था, इसलिए वो बीमार पड़ गया था और बीमारी के चलते ही उसकी मृत्यु भी हो गई थी। उनके पार्थिव शरीर को आगरा किले से ताजमहल ले जाया जाया, जहां उन्हें मुमताज महल के बगल में संगमरमर की कब्र में दफनाया गया, जिसे उन्होंने मुमताज महल के लिए बनवाया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो उनकी बॉडी थी, उनका शरीर था, वो आगरा आगरा किले से ताजमहल ले जाया गया और मुमताज महल के बगल में ही जो उसकी संगमरमर की कब्र थी, उसमें दिया गया था, जिन्हें मुमताज महल के लिए वो बनवाया था ताजमहल के अंदर। तो ताजमहल में दोनों की कब्र जो है वो आपको देखने को मिलेगी, मुमताज महल की जो उसकी बेगम थी और उसकी शाहजहाँ की खुद की। आइए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में शाहजहाँ से पूछे गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएँगे। तो ये काफ़ी यूज़फुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो हैं, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएँगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्ज़ाम्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ़ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूज़फुल बुक है, जो आपकी एसएससी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश वोकैब्युलरी वाले जो पोर्शन है, उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। पहला क्वेश्चन है हमारा, दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था? तो दारा शिकोह के पिता का नाम था शाहजहाँ। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि दारा शिकोह के पिता का नाम था शाहजहाँ। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि दारा शिकोह शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था, जो कि पंजाब का सूबेदार था। तो आप इसको याद रखेंगे कि दारा शिकोह जो है वो पंजाब का सूबेदार था। अगला क्वेश्चन आता है, डैश को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि उसके शासनकाल के दौरान दुनिया में मुगल साम्राज्य कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा गया। तो किसे वास्तुकार राजा कहा जाता है?
तो वो शाहजहाँ को कहा जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि शाहजहाँ को वास्तुकार राजा कहा जाता है, क्योंकि उसी के शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है शाहजहाँ के ज्येष्ठतम पुत्र का नाम क्या था? तो उसका नाम था दारा शिकोह, जो कि सबसे बड़े बेटे का नाम था उसका, शाहजहाँ के। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है हमें, जो कि है निम्न में से किसे शाहजहाँ द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी? सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि किसे दी थी? तो ये दिया था ऑप्शन नंबर सी, दारा शिकोह को दिया था, जो कि शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था, जिसे सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है मुगल सिंहासन संभालने से पहले शाहजहाँ को डैश कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? खुर्रम के नाम से जाना जाता था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मुगल सिंहासन संभालने से पहले शाहजहाँ को खुर्रम के नाम से जाना जाता था। जैसा आप पीछे देख पा रहे होंगे कि मुगल सिंहासन संभालने से पहले शाहजहाँ को खुर्रम कहा जाता था। शाहजहाँ का जन्म 5 जनवरी 1592 में हुआ था, जो कि लाहौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हम देखते हैं, जो कि है मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्न जड़ित सिंहासन था, जिस पर भारत ने किन सम्राटों की हुकूमत की? तो भारत के किन सम्राटों की हुकूमत थी? तो मुगल सम्राटों की हुकूमत थी किस पर? मयूर सिंहासन पर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मयूर सिंहासन इनमें से किस प्रसिद्ध मुगल सम्राट से संबंधित था? तो शाहजहाँ से संबंधित था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि मयूर सिंहासन जो है वो किस प्रसिद्ध सम्राट से संबंधित था? तो शाहजहाँ से था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है फ्रांस का रहने वाला फ्रांसिस बर्नियर सम्राट डैश के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा था। तो किसे? शाहजहाँ से। तो आप इसे याद रखेंगे कि फ्रांस का रहने वाला फ्रांकोइस बर्नियर सम्राट जो है वो शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है शाहजहाँ डैश का मुगल शासक था? तो कौन सा था? पांचवा मुगल शासक था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि शाहजहाँ जो है वो पांचवा मुगल शासक था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है शाहजहाँ 1627 से 1657 किस वंश का शासक था? तो मुगल वंश का शासक था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि शाहजहाँ जो है वो 1627 से 1657 तक किस वंश का शासक था? उसने कहाँ पे शासन किया? तो मुगल वंश का वो शासक था। आइए अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है राजकुमार खुर्रम आगे चलकर क्या कहलाया? तो राजकुमार खुर्रम आगे चलकर क्या कहलाया? तो शाहजहाँ कहलाया था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि राजकुमार खुर्रम आगे चलकर क्या कहलाया? शाहजहाँ कहलाया। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, दूसरा क्वेश्चन, जो कि है 1616 ईस्वी में अहमदनगर के वरीज मलिक अंबर के विरुद्ध जय विजय के उपरांत राजकुमार खुर्रम को जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो शाहजहाँ की उपाधि इनको प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा, 5 जनवरी 1592 ईस्वी को शाहजहाँ का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि 5 जनवरी 1592 को शाहजहाँ का जन्म कहाँ हुआ? तो लाहौर में हुआ। अगला क्वेश्चन आता है, चौथा क्वेश्चन हमारा, शाहजहाँ का वास्तविक नाम क्या है? तो शाहजहाँ का वास्तविक नाम है खुर्रम, उसका वास्तविक नाम था। अगला पांचवा क्वेश्चन आता है, जो कि है शाहजहाँ की माता का नाम क्या था? तो इनका नाम था जगत गोसाई, जिन्हें हम जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि शाहजहाँ की माँ का नाम क्या था? जगत गोसाई, जिन्हें हम जो है जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, सिक्स क्वेश्चन, शाहजहाँ का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी 1612 ईस्वी में हुआ था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो शाहजहाँ का विवाह हुआ था आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से, वो कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी 1612 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहाँ की कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो उसने प्रदान किया था मल्लिका ए जमानी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगी कि मल्लिका ए जमानी उपाधि प्रदान किया था शाहजहाँ ने अपनी बेगम अर्जुमंद बानो बेगम को। अगला क्वेश्चन आता है, आठवां क्वेश्चन हमारा, अर्जुमंद बानो बेगम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये मुमताज महल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि अर्जुमंद बानो बेगम को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु 1631 में किस कारण से हुई थी? तो प्रसव पीड़ा की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है, 10वां क्वेश्चन, शाहजहाँ आगरे में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहिब ईरान ए सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर कब बैठा? तो 24 फरवरी 1628 को ये बैठा था। अगला क्वेश्चन आता है हमारे 11वां क्वेश्चन, जो कि है किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो किसने किया था? शाहजहाँ ने इसे किया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो शाहजहाँ था उसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन आता है 12वां क्वेश्चन हमारा, ये की है शाहजहाँ के शासनकाल में गोपनीय आदेश कहाँ से जारी किए जाते थे? तो ये
शाह बुर्ज से इसे जारी किया जाता था। तो आप इसे याद रखेंगे कि शाहजहाँ के शासनकाल में जो गोपनीय आदेश थे वो कहाँ से जारी होते थे? तो शाह बुर्ज से ये जारी हुआ करता था। अगला क्वेश्चन आता है 13वां क्वेश्चन हमारा, किस मुगल बादशाह ने बलवंत द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा जो है उसे समाप्त कर दिया था? तो सिजदा किसे समाप्त कर दिया था? तो शाहजहाँ ने इसे समाप्त कर दिया था पूरी तरह से। अगला 14 क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो ये कौन थे? तो ये कबीनादाचार्य थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए जो है किसने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो कौन थे वो? ऑप्शन नंबर सी, कबीरदाचार्य थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 15वां क्वेश्चन, न्याय के लिए बादशाह से फरियाद करने का अधिकार प्रदान किया गया था? तो किसने? शाहजहाँ और जहांगीर ने इसे प्रदान किया था। न्याय के लिए बादशाह से फरियाद करने का अधिकार किसने जो है प्रदान किया? तो पहले जहांगीर था, फिर शाहजहाँ ने ये अधिकार प्रदान किया। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि शाहजहाँ और जहांगीर ने अपनी प्रजा के लिए न्याय की व्यवस्था अच्छी से कराई थी। अगला क्वेश्चन 16 आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल साम्राज्य मिल गया था? तो ये कौन-सा था? अहमदनगर था। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। कौन-सा राज्य शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिल गया था? तो अहमदनगर जो है वो मुगल नगर में मुगल साम्राज्य में मिल गया था। अगला 17 क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है निम्नलिखित मुगल सेना नायकों में से कौन एक बुंदेलों के विरुद्ध शाहजहाँ द्वारा नहीं भेजा गया था? तो दारा शिकोह जो है वो शाहजहाँ के द्वारा नहीं भेजा गया था बुंदेलों के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए। अगला क्वेश्चन आता है 18वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ट्रांस ऑक्सिन आना को हस्तगत करने के लिए गंभीर प्रयास किया? तो वो शाहजहाँ था। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मुगल शासक ट्रांस ऑक्सिन आना को हस्तगत करने के लिए किसने गंभीर प्रयास किया? तो शाहजहाँ ने किया था। 19वां क्वेश्चन आता है हमारा, शाहजहाँ के बल्क अभियान का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था ऑप्शन नंबर बी, काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां के एक मित्र शासक को ले आना। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि शाहजहाँ के बल्क अभियान का उद्देश्य क्या था? कि काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां के मित्र शासक को लाना। अगला क्वेश्चन आता है, शाहजहाँ ने किया, तो शाहजहाँ ने क्या किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि ये सभी काम जो है वो शाहजहाँ ने किया, जैसे कि पुर्तगालियों से लड़ाई, कंधार को खोया और अहमदनगर पर विजय प्राप्त किया। तो ये सभी जो है वो शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में किया। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहाँ ने शासनकाल से अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? तो ये औरंगजेब था, जो दक्षिण का सूबेदार था, मतलब कि दक्कन का गवर्नर था, जो नीचे वाला हिस्सा है हमारा साउथ इंडिया, तो वहाँ दक्षिण का सूबेदार बन के रहा था ये। अगला क्वेश्चन आता है 22 हमारा, जो कि है खाने जहाँ लोदी ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? तो खाने जहाँ लोदी ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया? तो शाहजहाँ के शासनकाल में विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल स्वर्ण युग कहा है? तो ये कहा है कौन? तो ए.एल. श्रीवास्तव ने कहा है कि शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल का स्वर्ण युग जो है वो चल रहा था। अगला 24 क्वेश्चन आता है हमारा, शाहजहाँ के शासनकाल में कौन-सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो मनुक्की भारत आया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि शाहजहाँ के शासनकाल में कौन-सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो मनुक्की जो है वो भारत आया था। अगला 25 क्वेश्चन आता है हमारा, शाहजहाँ के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो पीटर मुंडी। तो पीटर मुंडी जो है वो यूरोप की यात्री था और वो भारत आया था शाहजहाँ के काल में। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इन दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे कि कौन-सा विदेशी यात्री भारत आया? तो मुलक्की आया था। आप ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह कौन-सा जो है यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो उसका नाम था पीटर मुंडी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 26, वर्नियर किसके काल में आया? जो वर्नियर था वो भी किसके काल में आया था? तो वो भी शाहजहाँ के शासनकाल में आया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। आप इसे याद रखेंगे कि वर्नियर जो है वो आया था शाहजहाँ के शासनकाल में। तो अगला 27 क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो किसे किया था? वर्नियर को है वो मुगल सेना में चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मुगल सेना में चिकित्सक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो वर्नियर को जो है वो नियुक्त किया गया था। अगला 28 क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन शाहजहाँ के शासनकाल का राजकवि था? तो ऑप्शन नंबर ए, कलीब जो है वो शाहजहाँ के शासनकाल का एक राजकवि माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला 29 क्वेश्चन आता है हमारा, मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? तो ये शाहजहाँ के प्रमुख चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम ये दोनों मुगल सम्राट के
प्रमुख चित्रकार थे। तो ये शाहजहाँ के दरबार में रहा करते थे। आज का हमारा लास्ट 30 क्वेश्चन आता है, शाहजहाँ ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। तो शाहजहाँ ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ पे कराया था? आगरा में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसे याद रखेंगे कि मोती मस्जिद का निर्माण किस शहर में हुआ? तो आगरा में ये निर्माण हुआ था। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो जो शाहजहाँ के ऊपर था। इसमें हमने आपको बताया कि शाहजहाँ टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसडी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं जो आपकी एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।